we were discussing about the challenge to bipolarity, and we were have discussed the above paragraphs. Now we have to discuss the last paragraph of challenge to bipolarity. So we will go through the last paragraph. That is, non-alignment is also not neutrality. Neutrality refers principally to a policy of staying out of war. States practicing neutrality are not required to help end a war. They do not get involved in wars and do not take any position on the appropriateness or morality of war. Non-aligned states, including India, were actually involved in wars for various reasons. They also worked to prevent war between others and tried to end wars that had broken out. Means नॉन अलाइनमेंट, जो कि गुट निरपेक्षता जो है का जो अर्थ, जो मीनिंग है, वो खाली धर्म निभाना ही नहीं है कि भाई हमारे को लड़ाई नहीं करनी है या हमारे को अलग रहना, खाली यही मतलब नहीं है हमें। युद्ध में शामिल ना होने की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। बेटा एंड प्रिवी अपन जो पढ़ रहे थे, कल का जो टॉपिक था चैलेंज टू बायपोलरिटी, अपन ऊपर के सारे पैराग्राफ डिस्कस कर चुके थे। ये इसका लास्ट पैराग्राफ है जो अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? सो जो देश किसी भी ब्लॉक में नहीं थे उनका, या वो नॉन अलाइनमेंट में शामिल हो चुके थे, उन जो नीति का उसका क्या मतलब है कि यह जरूरी नहीं कि वे युद्ध को समाप्त करने में मदद करें। ऐसे में देश युद्ध में अटैच्ड नहीं होते हैं और ना ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में वो कोई पक्ष या उनका कोई पक्ष ही नहीं होता। यानी कि मीन्स कहने का मतलब यह है, गुट निरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का के धर्म को निभाता है। मीन्स न्यूट्रलिटी के धर्म को निभाता है। न्यूट्रलिटी मीन्स बीच में, ना इस साइड ना उस साइड, ठीक है। बट गुट निरपेक्ष करने का मतलब भी ये भी नहीं है कि वो न्यूट्रलिटी को निभाए ही निभाए। युद्ध में शामिल ना होने की नीति, यानी कि गुट निरपेक्ष की जो नीति थी वो तो यही थी कि हमारे को लड़ाई में शामिल नहीं होना है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो युद्ध समाप्त करने में मदद नहीं करे। इनका भी जो था यही था कि दोनों जो अलायंसेज हैं, जो दोनों गुट हैं, उनको समझाना, बताना, युद्ध के वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस बताना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इस तरह से ये भी क्या थे, जो अलायंसेज थे दोनों गुटों के, उनके साथ लगातार बातें या वार्ता इनकी चलती रहती थी। और ऐसे में क्या है, युद्ध में जो देश युद्ध में अटैच्ड नहीं होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, युद्ध को सही और गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष ही नहीं होता है कि युद्ध सही है या गलत है। बस वो तो सिंपल ये चाहते हैं कि भाई वॉर ना हो, किसी तरह से वॉर टल जाए, ठीक है। बट एक्चुअली क्या था, दरअसल कई कारणों से गुट निरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल है। अब कई देश, गुट निरपेक्ष देश जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए। अब जैसे 1962 में अपना चाइना के साथ वॉर हुआ था, उस समय कोल्ड वॉर पीरियड चल रहा था। तो हालांकि पॉलिसी ये थी कि हम किसी भी वॉर में शामिल नहीं होंगे, बट क्या है, वॉर में शामिल भी हुए। बट ये वो वाली वॉर में शामिल नहीं हुए जो दो सुपर पावर्स की वॉर थी, उनसे अलग वॉर। 1962 के अंदर अपना चाइना के साथ वॉर हुआ, ठीक है। 1965-66 के अंदर पाकिस्तान के साथ हुआ, 1972 में पाकिस्तान के साथ हुआ। तो इस तरह से क्या है, वॉर में तो शामिल थे, लड़ाई भी लड़ी, बट एक तरह से जो न्यूक्लियर वेपन वॉर थी
उसको टालने की कोशिश ये जो नॉन अलाइनमेंट कंट्रीज़ थी इन्होंने काफ़ी कोशिश करी कि किसी तरह से जो ये न्यूक्लियर वॉर है वो आपस में बातचीत के समाधान से उसको टाल दिया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया पूरा अपना? आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया? एनी क्वेश्चन? चले आगे। नाउ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब अपना न्यू टॉपिक है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अगर अपन इस हेडिंग का हिंदी के अंदर मीनिंग देखते हैं तो जब अपन कोई सा भी बेटा जब भी अपन कोई सा भी टॉपिक लेते हैं तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिंदी मीनिंग। क्यों? क्योंकि अपनी मातृभाषा के अपनी मदर टंग क्या है? अपनी हिंदी है। अपने राजस्थान के अंदर अपन हिंदी ज़्यादा, तो अपन जब उसको हिंदी में ले लेते हैं तो अपने को काफ़ी कुछ उस हेडिंग से ही समझ में आ जाता है। तो जैसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, तो इसका अगर अपन हिंदी मीनिंग देखते हैं तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अब नई अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक मीन्स इकोनॉमिक और ऑर्डर मीन्स व्यवस्था। सो द नॉन अलाइन्ड कंट्रीज वर मोर देन मियरली मीडिएटर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो जैसा अभी मैंने बताया था कि ये जो नॉन अलाइन्ड कंट्रीज थी, जो देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे, वो खाली क्या थे? महज मध्यस्थता करने वाले देश नहीं थे। खाली वो मध्यस्थता करने ही नहीं कर रहे थे वहाँ पे कि जो अपने सुपर पावर्स और सुपर पावर्स के जो अलायंसेस थे उनके बीच में मध्यस्थता करके कोल्ड वॉर को जो एक्चुअल वॉर ना हो जाए उसके बीच में खाली मीडिएटर ही नहीं थे। A majority of them were categorized as the least developed country LDCs। अब मैं least development countries को LDCs बोलूँगा। LDCs का फुल फॉर्म होता है least developed countries was to be more developed economically and to lift their people out of poverty। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देश क्या थे? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी। अब लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ तो होंगी, क्यों? क्योंकि उनको उस समय आज़ादी मिली थी और उनके पास कोई डेवलपमेंट था ही नहीं, विकास उनके देश के अंदर हुआ ही नहीं था। तो ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी जो कि क्या है? गुटनिरपेक्ष देशों के गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर या नॉन अलाइन मूवमेंट के अंदर शामिल थे। और इन देशों के सामने जो मुख्य चुनौती थी वो आर्थिक रूप से ज़्यादा विकास करने की और अपने देश की जनता की गरीबी मिटाने की। क्लियर? यशस्वी, यू चेंज योर प्लेस। यशस्वी, एक अगर ऑडिएबल नहीं हो तो आप आपकी जगह चेंज कर लीजिए, आपकी जगह चेंज कर लीजिए ताकि मैं आपके लिए ऑडिएबल हो जाऊं। क्लियर? तो ये चल रहा है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थे उनको एक तो अपनी जनता को गरीबी से उभारने के लिए और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के अंदर डेवलप होने के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट was also vital for the independence of the new countries. Without sustained development, a country could not be truly free. It would remain dependent on the richer countries, including the colonial powers from which political freedom had been achieved. तो नए जो न्यू कंट्रीज़ जो इंडिपेंडेंट हुई थी या उनको आज़ादी मिली थी के लिहाज से भी आर्थिक विकास इन देशों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बगैर टिकाऊ विकास यानी कि परमानेंट डेवलपमेंट के कोई देश सही मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता। जब तक कि परमानेंट डेवलपमेंट हो जाए, जब तक कि कोई देश किसी क्या है सही मायने में आज़ाद नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो क्या होगा? किसी ना किसी से मदद मांगता रहेगा।
तो इसका मतलब उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब जैसे अपन है, जब अपन छोटे बच्चे थे, अपना बेटा यशस्वी यू चेंज योर प्लेस, आई एम ऑर्डर, यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से बिल्कुल सही चल रहा है। फ्रॉम हियर देयर इज नो नेट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम माई साइड। सो जो देश थे, जो फॉर एग्जांपल जब अपन छोटे थे, जब अपने को चलना नहीं आता था, तो क्या था, अपन पापा मम्मी अपने को हाथ पकड़ के चलाते थे, उनकी मदद की अपने को ज़रूरत थी। धीरे धीरे अपने में क्या होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आप लोगों में डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट का प्रोसेस तो चलता रहता है, बट क्या है, कंट्रीज़ के अंदर क्या है, एक स्थायी परमानेंट डेवलपमेंट होना चाहिए, जिससे कि क्या है, मेनली जो गरीबी है देश की, और जो रोज़गार है, जो एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए लोगों को, वो बराबर मिलता रहे। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट से ही इनकम होगी, और इनकम से ही क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। जब इनकम ही नहीं होगी तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए बिना बगैर टिकाऊ डेवलपमेंट के कोई देश सही मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता, और उसे अमीर देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें वे उपनिवेशक देश भी हो सकते थे, जिससे राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई, यानी कि वो देश भी हो सकते हैं जिनसे इनको इंडिपेंडेंस मिली है। कोई सा भी देश, या तो कोई अमीर देश, या वो देश जिनसे इनको इंडिपेंडेंस मिली है। क्लियर, गॉट इट? ये पैराग्राफ समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, द आइडिया ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO आर नाउ कोल्ड वॉर तो बेटा खत्म हो गया, अब तो एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अभी अपन देखेंगे, अब थोड़ी है कोल्ड वॉर, अभी नहीं है, वो तो कब का ही खत्म हो गया। अभी जैसे जैसे अपन इस पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सोवियत रशिया था उसके टुकड़े हो गए और उसकी पावर ख़त्म हो गई। अब खाली दुनिया के अंदर एक ही सुपर पावर बचा हुआ है, उसके साथ कोई दूसरा सुपर पावर है ही नहीं। आपको मालूम है वो सुपर पावर कौन है? तो कोल्ड वॉर तो ख़त्म हो चुका। अब ये जो अब नई इंटरनेशनल बेटा आई कांट अंडरस्टैंड NA क्या स्टिल है? कोल्ड वॉर अब नहीं है। कोल्ड वॉर जो दो सुपर पावर्स में था वो एट प्रेजेंट नहीं है, वो ख़त्म हो चुका, अभी एग्जिस्ट नहीं करता। द आइडिया ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू फुल फॉर्म सबके याद कर लेना। NIEO का मतलब होता है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर originated with this realization the United Nations Conference on Trade and Development, that is UNCTAD, UNCTAD, अच्छी तरह याद कर लेना इसको, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इस साल IAS के क्वेश्चन के अंदर इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। UNCTAD का फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट इन 1972 entitled towards a new trade policy for development. The report proposed a reform of the global trading system so as, तो इस पैराग्राफ को पहले अपन समझ लेते हैं। हाँ, नॉन अलाइंड मूवमेंट कोल्ड वॉर के साथ ही चल रहा था। ये पीरियड जो है ये तो अपन पास्ट का पढ़ रहे हैं बेटा, ये जो पीरियड है ये तो कोल्ड वॉर का ही पीरियड है, अभी का पीरियड थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन।
नॉन अलाइन मूवमेंट उसी टाइम के ऊपर था जब भी तो अपन उसी चैप्टर के साथ पढ़ रहे हैं। नॉन अलाइन मूवमेंट क्या, दो सुपर पावर्स थे और तीसरा क्या था, तीसरा नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अब नॉन अलाइन मूवमेंट जो था वो गरीब देशों का था, जो नए नए आज़ाद हुए थे, जो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे। ये देश क्या थे, इनमें से कई देशों ने क्या हुआ, जो नए आज़ाद हुए थे उन्होंने नॉन अलाइनमेंट ज्वाइन कर लिया। सो इसी समझ से न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, जो कॉन्फ्रेंस हुई यूनाइटेड नेशंस के अंदर ट्रेड एंड डेवलपमेंट की, उसके अंदर क्या किया, एक नई पॉलिसी लगाई गई, ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। इस रिपोर्ट में जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में सुधार का प्रस्ताव किया गया, यानी कि दुनिया के अंदर जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम था उसके अंदर क्या किया गया, सुधार के ऊपर विचार किया गया। और वो विचार क्या थे, फर्स्ट, गिव द LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। पहला सुझाव ये था कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा, यानी कि जो उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उसके ऊपर उनका पूरा अधिकार होगा, जिनका शोषण बोल सकते हैं या दोहन बोल सकते हैं पश्चिम के यानी कि वेस्ट के जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी वो अभी तक करती आई हैं। तो अब जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके नेचुरल रिसोर्सेज पर अब उनका खुद का पूरा अधिकार हुआ। तो फर्स्ट तो ये। सेकंड, obtain access to western markets so that the LDCs could sell their product and therefore make trade more beneficial for the poorer countries। सेकंड पॉइंट है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी पहुंच वेस्टर्न कंट्रीज़ के मार्केट तक होगी और वे अपना सामान बेच सकेंगे, और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा। यानी कि अब वो ट्रेड कर सकेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ के साथ, ओपन कर दिया जाएगा, यानी कि व्यापार अब ग्लोबली होगा, पूरे दुनिया में होगा, और गरीब देश भी व्यापार कर सकेंगे अमीर देशों के साथ। अब ज़्यादातर अमीर देश कहाँ के हैं, वेस्टर्न साइड के हैं, पश्चिमी देश। थर्ड, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। अब क्या थर्ड पॉइंट में क्या है, जो वेस्टर्न कंट्रीज से मंगाई जा रही टेक्नोलॉजी है उसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी। अगर कोई पुअर कंट्री वेस्टर्न कंट्री से कोई टेक्नोलॉजी लेना चाहती है तो उसकी कॉस्ट क्या कर दी जाएगी, कम करती जाएगी, जिससे कि वो गरीब देश उस टेक्नोलॉजी को खरीद सके। एंड फोर्थ, प्रोवाइड द LDCs विथ अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि LDCs कंट्री को, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी जो दूसरे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसमें भी उनकी भूमिका या उनके जो रोल है वो इंक्रीज होगा। समझ में आ गया चारों पॉइंट? चारों पॉइंट आपको समझ में आ गए? क्लियर? वापस से समझाऊं, रिपीट करूं? देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, गिवन द LDCs लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट से मैं रिपीट कर रहा हूं, गिवन द LDCs लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको उनके प्राकृतिक संसाधनों यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज
पर नियंत्रण प्राप्त होगा। जो अब तक वेस्टर्न कंट्रीज इनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही थी, इनके नेचुरल रिसोर्सेज को पहले एक्सप्लॉइट कर रही थी, वो अब इनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगी और ये इनको खुद को का अधिकार होगा अपने नेचुरल रिसोर्सेज पे। पॉइंट नंबर 1 समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट नंबर 1? देन पॉइंट नंबर 2, अनुष्का क्या चीज समझ में नहीं? फर्स्ट पॉइंट बेटा अनुष्का, गिवन द एलडीसीज, एलडीसीज का मतलब होता है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज जिनका बहुत डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है या बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है उन देशों के अंदर। तो गिवन द एलडीसीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होती हैं, हर देश में नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है? जैसे कहीं पे सोना ज़्यादा मिल रहा है तो कहीं पे आयरन ज़्यादा मिल रहा है तो कहीं पे कॉपर ज़्यादा है, कहीं पे क्या है, कहीं पे कोल ज़्यादा है, ये सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो पहले क्या था कि जो दूसरे देश थे, जैसे अपने ऊपर ब्रिटेन रूल करते थे, तो वो अपनी नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ से ले जाते थे और फिर उसका यूज़ करते थे। नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ से ले जाते थे और अपने देश को डेवलप करते थे। तो इसके ऊपर अब क्या किया गया, ये फैसला लिया गया कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर नियंत्रण क्या होगा, उन्हीं देशों का होगा जहाँ पे ये नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। पहले तो क्या पहले अपना जब ब्रिटिशर्स अपने ऊपर रूल करते थे तो अपना कंट्रोल थोड़ी था, अपना कंट्रोल नहीं था, क्योंकि जो रूलर होगा उसी का कंट्रोल होगा उसके ऊपर। वो यहाँ से ले जाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट और वहाँ पे उसको अपने कंट्री को डेवलप करते थे। बट अब उसके बाद जब आज़ाद हुआ तो अपना कंट्रोल हो गया, जब सब चीज़ अपने को दे दी तो अपना कंट्रोल हो गया। तो अब अपन क्या अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहले तो क्या फ्री जा रहा था यहाँ से। तो सिमिलरली यही था। अब नियंत्रण क्या किया हो गया, जो देश उन्हीं देशों को दे दिया जो कि जिनके की नेचुरल रिसोर्सेज थे लीस्ट, वो इन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। समझ में आया? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? अनुष्का क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट? देन सेकंड पॉइंट, बेटा इंडिपेंडेंस के बाद तो जब आपको ऊपर छोड़ ही दिया, जब आपका देश ही छोड़ दिया उन लोगों ने, आपको आज़ादी दे दी, तो उनका कंट्रोल कहाँ रहेगा? फिर तो आपका ही कंट्रोल रहेगा ना, फिर तो अपना ही कंट्रोल है। आज क्या है, आज आज़ादी अपने को मिली, आज सारे नेचुरल रिसोर्सेज पे अपना कंट्रोल है। अपन चाहें तो उसको बेच सकते हैं, बहुत सारा अपन एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से। नाइनटीन 47 से पहले तो ब्रिटिशर्स का रूल था, तो यहाँ से जो रूलर होगा वो उसके ही अधिकार में सारी चीज़ें होंगी। तो 1947 के पहले ब्रिटिशर्स का रूल था, वो अपने यहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज ईजिली ले जाते थे। कोई उनको रोकने वाला नहीं था, कोई उनको बोलने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं, क्योंकि उनका राज था। Second point, obtain access to Western market so that the LDCs can sell their products and therefore make trade more beneficial for the poorer countries. अब गरीब देशों के लिए ट्रेड को, व्यापार को और सरल बनाने के लिए क्या फैसला लिया गया कि जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं उनकी पहुंच वेस्टर्न कंट्रीज़ के बाज़ार तक, वेस्टर्न कंट्रीज़ के मार्केट तक होगी, वे अपना सामान वहाँ पे बेच सकेंगे। यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़
जो आपके वेस्टर्न अलायंस थे ना, वही मेन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। तो जो LDCs हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अब वो अपना माल को उन देशों में भी बेच सकेंगे, ये फैसला लिया। थर्ड, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। अब पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही टेक्नोलॉजी की लागत कम होगी, यानी कि कोई गरीब देश कोई टेक्नोलॉजी खरीदना चाहता है वेस्टर्न कंट्रीज से या अमीर देश से, तो उसको क्या करेंगे, उस गरीब देश को वो टेक्नोलॉजी कम लागत के अंदर दी जाएगी, जिससे कि वो जो गरीब देश है वो गरीब देश भी क्या हो सके, डेवलप हो सके। ऐसा नहीं है कि उसको पूरी लागत के अंदर दे, उसको लागत कॉस्ट कम करके उसको वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराई जाएगी। समझ में आ गया सेकंड और थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड द LDCs विद ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। और जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, दूसरे भी जो दुनिया के अंदर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं या इकोनॉमिक संस्थान हैं, वहाँ पे भी क्या होगी, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के का रोल बढ़ेगा। जब वो इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान बेचेंगे तो उनका रोल दूसरे देशों के इकोनॉमी के अंदर भी बढ़ता जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? गॉट इट? क्लियर हो गए? ठीक है। Gradually the nature of non-alignment changed to give better importance to economic issues. In 1961, at the first summit in Belgrade, economic issues had been very important. By the mid-1970s, they had become the most important issues. As a result, non-aligned movement name became an economic pressure group by the late 1980s. However, the new international economic order initiative had faded, mainly because of the stiff opposition from the developed countries, who acted as a united group, while the non-aligned countries struggled to maintain their unity in the face of this opposition. So, it is very clear कि कोई भी देश, अब यहाँ पे ये आपने को बता तो दिया कि भाई ये 4 पॉइंट मैंने आपको समझा तो दिए कि ऐसा ऐसा होगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिए, बट कोई भी देश क्या दूसरे देश को अपने से आगे निकलने देगा? क्या उसको अपने बराबर डेवलप होने देगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आज मैं भी हूँ तो मैं भी किसी दूसरे को मेरे से आगे नहीं निकलने दूंगा, या मेरे से किसी दूसरे को मेरे से ज़्यादा डेवलप होता हुआ देखते हैं तो अपने को जलन होती है, तो कुछ ना कुछ काम अपन ऐसा करते हैं कि दूसरा भी डेवलप नहीं हो। बट देशों ऐसे ही सिंपल क्या है देशों के साथ, अब जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अब आप ये मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका क्या किसी देश को अपने से आगे निकलने देना चाहेगा? क्या कभी भी नहीं चाहेगा। या इंग्लैंड है या फ्रांस है, जर्मनी, ये सारे डेवलप्ड नेशंस हैं, ये क्या किसी दूसरे देश को अपने देश से आगे निकलना देना चाहेंगे? क्या कभी भी नहीं। तो क्या हुआ, नॉन अलाइनमेंट की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें जो इकोनॉमिक इश्यूज थे को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले समिट जो कि 1961 में हुआ था, उसमें जो इकोनॉमिक इश्यूज ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। 1961 के अंदर जो बेलग्रेड के अंदर पहला जो समिट हुआ था, उसके अंदर इकोनॉमिक इश्यूज इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। इन द ईयर 1970 के अंदर के मिड्स 1970s के बीच में ये जो इकोनॉमिक इश्यूज थे ये बहुत इम्पोर्टेंट बन चुके थे। क्यों? क्योंकि सबको इकोनॉमिक एड चाहिए, सबको डेवलपमेंट चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट को क्या हुआ, अब इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया। अब इसके ऊपर क्या होने लगा, इकोनॉमिक प्रेशर बनने लगा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट के लिए वेल्थ कहाँ से है? ये जो इन्होंने 4 पॉइंट बनाए थे
अब 4 पॉइंट जो बनाए थे तो वेस्टर्न कंट्रीज ने अपोजिशन कर दिया। यहाँ पे आगे जो अपन अभी आगे पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ है साफ कि इन द ईयर 1980 इन द बिगिनिंग ऑफ द 1980 न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर को बनाए चलाए रखने का प्रयास मंद पड़ गया। इसका मुख्य कारण क्या था? विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। जैसा मैंने आपको पैराग्राफ शुरू में बता दिया था, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने विरोध करना तेज कर दिया, उनका विरोध बहुत तेज था। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि नॉन अलाइंड कंट्रीज इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही थी। अब क्या हुआ, इकोनॉमिक आज पैसे का दबाव बन गया तो धीरे धीरे क्या होती है, यूनिटी कम होते जाने लगी थी नॉन अलाइंड मूवमेंट से, नॉन अलाइंड कंट्रीज़ की जो उसके साथ थे। तो नॉन अलाइंड तो जो थे नॉन अलाइंड मूवमेंट जो